हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज आपका एमपीपीएससी एई का एग्जाम पैटर्न और लास्ट के जो 3 पेपर्स आपके कंडक्ट करवाए गए थे उनका एनालिसिस। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर एमपीपीएससी एई को टारगेट कर रहा है वो कहीं ना कहीं अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल ये भी है कि सर इसका नोटिफिकेशन कब जारी कर दिया जाएगा। हालांकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। हालांकि 2023 में जो भी वैकेंसीज आई थी वो बहुत कम वैकेंसीज थी और आपके पास एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ही वैकेंसी आई थी। बट जो अपकमिंग में आपके पास वैकेंसीज देखने को मिलेंगी वो आपके पास बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट में देखने को मिलेगी। आरटीआई के माध्यम से अब जो वैकेंट सीटें चली है आपके एमपीपीएससी एई में, वो आपके पास 400 प्लस वैकेंसीज खाली चल रही है आपके सिविल डिपार्टमेंट की। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो यहाँ पर एमपीपीएससी एई एज ए सिविल एस्पिरेंट तैयारी कर रहा है उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि 2024 में आपको यूज वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में हमें पहले से ही अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आप जब तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा तब तक आप ये कीजिएगा कि या तो अपना टेक्निकल पार्ट स्ट्रॉन्ग कर दीजिएगा या अपना नॉन टेक्निकल पार्ट स्ट्रॉन्ग कर दीजिएगा। बट मेरा मानना है आपको पहले टेक्निकल पार्ट पे फोकस कर लेना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल पार्ट की वेटेज यहाँ पे बहुत ज्यादा रहती है। क्योंकि अगर मैं बात करता हूं एमपीपीएससी एई के पेपर्स की, तो यहाँ पर एक ही पेपर्स कंडक्ट करवाया जाता है। उसी पेपर्स में आपके पास टेक्निकल का पार्ट भी होता है और उसी पेपर में आपके पास नॉन टेक्निकल का पार्ट भी होता है। हालांकि दूसरा पेपर यहाँ पे किसी भी तरह का आपको नहीं करना होता है। आपको फर्स्ट पेपर होगा जो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसके बाद आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ आएगी, जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ा सा एक नजर डालते हैं कि एग्जाम का पैटर्न कैसे रहने वाला है। एग्जाम के पैटर्न में अगर हम बात करते हैं तो आपका एक ही पेपर कंडक्ट हुआ जाएगा, जिसमें आपके पास 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए में आपके पास जनरल स्टडी होगा और पार्ट बी में आपके पास एज ए सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट है तो उनके पास सिविल का पेपर आएगा, मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल का पेपर आएगा और इलेक्ट्रिकल के वालों के लिए इलेक्ट्रिकल का पेपर आएगा। क्लियर है। जनरल स्टडी के यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चंस आपके पास 3 मार्क्स का होगा, जिससे आपके पास टोटल स्कोर बन जाता है 150। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं टेक्निकल की, तो टेक्निकल में आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन आपके पास 3 मार्क्स का रहता है, जिससे टोटल आपके पास 300 मार्क्स बन जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं टोटल मार्क्स की, तो टोटल मार्क्स कितने हुए आपके पास 450 मार्क्स हो जाते हैं। यानी कि जो आपका पहला पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा वो कितने मार्क्स का होगा, 450 मार्क्स का। एक ही पेपर यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। क्लियर है। उसके बाद आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल आती है। इंटरव्यू कॉल के लिए आपके पास टोटल 50 मार्क्स होता है, जिससे यहाँ पे जो हमारा टोटल मार्क्स बन जाता है वो आपके पास 450 बन जाता है। 450 आपका पेपर 1 का और 50 मार्क्स आपके इंटरव्यू के। हालांकि 2 ही स्टेज में आपका पेपर्स यहाँ पे कंडक्ट होता है। पहली स्टेज में आपका ये आप पेपर फर्स्ट दोगे, सेकंड स्टेज में आपका इंटरव्यू और थर्ड स्टेप में आपका सिलेक्शन। क्लियर है। उसी तरह से अगर हम लास्ट के 3 पेपर की एनालिसिस करते हैं कि सर कौन से सब्जेक्ट से कितनी वेटेज से पूछा गया है। क्लियर है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं टेक्निकल की बात करूंगा। मैं किसी दिन नॉन टेक्निकल के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हम ये भी जानेंगे कि सर टेक्निकल के कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आज तो मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन से सब्जेक्ट से कितना है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे सॉइल मैकेनिक्स की बात करता हूँ तो सॉइल मैकेनिक्स के अंदर 2 पार्ट्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं। पहला पार्ट होता है बेसिक ऑफ सॉइल मैकेनिक्स, जो आप सभी जानते हैं, और दूसरा पार्ट होता है आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग। फाउंडेशन इंजीनियरिंग से भी 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं। अगर मैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करूं इन परसेंटेज, तो 15% वेटेज आपकी सॉइल मैकेनिक्स की रहती है और कहीं ना कहीं सॉइल मैकेनिक्स आपके गेट एग्जाम में, आपके इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज में इतना ही वेटेज देखने को मिलता है। क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं आपके इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की। आज की डेट में अगर मैं प्रीवियस 4 से 5 सालों से देखते आ रहा हूं कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की ज्यादा वेटेज बढ़ती जा रही है। क्लियर है। इसके अगर हम टोटल पार्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको हमने 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहला पार्ट आपका वाटर सप्लाई, दूसरा पार्ट आपका वेस्ट वाटर, थर्ड पार्ट आपका एयर पॉल्यूशन, फोर्थ पार्ट आपका नॉइज पॉल्यूशन, फिफ्थ पार्ट आपका सॉलिड मैनेजमेंट। तो अगर यहाँ पे इन मैंने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है तो एक एक क्वेश्चंस भी आएगा, तो 4 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली यहाँ से पूछे ही जाएंगे। बट इसकी भी अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे इन परसेंटेज में तो वो भी कम नहीं है। 13% क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं आपके एमपीपीएससी एई एग्जाम के अंदर।
उसी तरह से हम बात करते हैं आपकी वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में हम आपके 3 पार्ट्स को इंक्लूड करते हैं। पहला आपका इरिगेशन हो गया, दूसरा आपका हाइड्रोलॉजी हो गया और तीसरा आपका ग्राउंड वाटर हो गया। मैं उन स्टूडेंट को भी यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ जो स्टूडेंट गेट और ईएससी की तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका सॉइल मैकेनिक्स और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इक्वल वेटेज का आता है, चाहे आप गेट की तैयारी करो, चाहे इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की तैयारी करो या किसी भी स्टेट AEJ की तैयारी करो। अगर हम बात करते हैं वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में, जिसमें हमारे पास टोटल 3 पार्ट है, इरिगेशन हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया और ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट हो गया। ये आपके पास टोटल 12 मार्क्स 12% पूछा जाता है, ठीक है। ओवरऑल 100 में से 12% आपका WRE से पूछा जाता है, क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की, तो नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के भी यहाँ पे टोटल 4 पार्ट्स है, जिसमें हम सबसे पहले बेसिक हाईवे इंजीनियरिंग की स्टडी करते हैं, सेकंड में हम रेलवे इंजीनियरिंग की स्टडी करते हैं, थर्ड हम एयरपोर्ट इंजीनियरिंग की स्टडी करते हैं और फिफ्थ हम ब्रिज इंजीनियरिंग की स्टडी करते हैं। हालांकि ब्रिज इंजीनियरिंग बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं कि सर ब्रिज इंजीनियरिंग हमने नहीं पढ़ा है, बट ब्रिज इंजीनियरिंग का अगर आप बेसिक कोड भी कवर कर लोगे तो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाता है। ओवरऑल मार्क्स परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन देखें इनका तो 12% इसका भी रहता है, तो कहीं ना कहीं ये भी आपके पास हैवी वेटेज सब्जेक्ट है, क्लियर है। जो हमारे पास यहाँ पे हैवी वेटेज सब्जेक्ट रहे हैं वो आप देख सकते हैं, मैंने इनको एक सीरियल में अरेंज किया है। सॉइल मैकेनिक्स हो गया, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो गया, WRE हो गया और आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग होगा। ये जो 5 सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं आपके गेट एग्जाम, आपके इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम, आपके JEE एग्जाम और आपके AE एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने कि आपके MPPSC AE एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं आपके स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की। देखिएगा स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास कितने पार्ट्स है, 2 पार्ट्स है। पहला पार्ट आता है बेसिक पार्ट ऑफ सॉम, जो आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो बेसिक पार्ट है, ज्यादा हाई आपको नहीं पढ़ना है, बेसिक पार्ट ही पढ़ना है। मैं आपको टॉपिक भी बताऊंगा कि कौन से टॉपिक आपको फोकस करना है, क्लियर है। सेकंड रहता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब स्टूडेंट के माइंड में एक सवाल होता है कि सर जो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, सर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स काफी टफ है। बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स को एक बार पढ़ लोगे और अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये सब्जेक्ट भी बहुत ईजी लगेगा। हालांकि ज्यादा नहीं है, बट यहाँ पे अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इन परसेंटेज में देखें तो 10%, और 10% में से भी सबसे ज्यादा वेटेज जो रहती है वो 8% आपके बेसिक पार्ट ऑफ सोम की रहती है, क्लियर है। उसी तरह से हम बात करते हैं आपके डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स में भी देखिएगा, इसको मैंने 2 पार्ट्स के अंदर इंक्लूड किया है। पहला पार्ट होता है आपका बेसिक डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स और दूसरा होता है आपके पास प्लास्टिक एनालिसिस। प्लास्टिक एनालिसिस से डेफिनेटली आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, क्लियर है। और बेसिक डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से आपके पास 8% क्वेश्चन वहां से देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं DSS की बात करूं या आपके स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की बात करूं तो उनका जो टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके पास 20% का है, क्लियर है। छोड़ आप इसको भी नहीं सकते, क्लियर है। उसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास CPM पार्ट। देखिएगा CPM को यहाँ पे हमने 2 पार्ट्स के अंदर इंक्लूड किया है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और दूसरा CPM एंड पार्ट। अब जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जितने भी कंस्ट्रक्शन के मटेरियल है, आप उन मटेरियल को बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा। और सेकंड रहता है आपका CPM पार्ट का जो बेसिक पार्ट वो रहता है। इसकी भी अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज की बात करते हैं तो 10% रहता है, क्लियर है। उसके बाद आता है आपके पास RCC सब्जेक्ट। तो RCC को भी हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स के अंदर इंक्लूड किया है। पहला पार्ट होता है बेसिक ऑफ RCC और दूसरा होता है प्री स्ट्रेस कंक्रीट, क्लियर है। तो ये भी सवाल आपके अलग अलग पूछे जा सकते हैं कि सर जब हम RCC का स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट क्यों बना रहे हैं, क्लियर है। अलग आपने मेरा RCC कवर किया होगा तो वहां पे मैंने ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से डिस्कस की है। इसकी परसेंटेज ज्यादा नहीं है, 8% है, बट आपको इसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि RCC की वेटेज ये नहीं है कि जो मैंने 3 पेपर की एनालिसिस आपको बताई है वही रहेगी। हो सकता है RCC ज्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाता है और मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना आपके MPPSC AE में, वो आपके पास डायरेक्ट कोडल प्रोविजन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यार, क्लियर है। उसके बाद आती है आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स को भी यहाँ पर हम मोस्टली 3 पार्ट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। पहला होता है आपका बेसिक फ्लूइड मैकेनिक्स, दूसरा होता है ओपन चैनल फ्लो। एक मैंने यहाँ पे हाइड्रोलिक मशीनरी ऐड नहीं किया है, आप उसको भी ऐड कर दीजिएगा। तो इसका भी हम देखते हैं तो आपके पास 10% रहता है, क्लियर है। हालांकि 2 पेपर्स में प्रीवियस में तो आता ही नहीं था, बट अगर हम मैं प्रीवियस एक पेपर्स उठा के देखता हूं 2 तो वहां पे इसकी 10% वेटेज देखी गई। सर्वेइंग से, बेसिक सर्वेइंग से अभी तक इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, 1 या 2 सवाल पूछे गए हैं जो बहुत कॉमन होते हैं, क्लियर है। तो ये जो एनालिसिस आपको मैंने बताया, अगर आप इसी तरह से अभी तैयारी करना शुरू कर दो कि सर
कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, हमको कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब आपके लिए एक रोड मैप के थ्रू मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट पे आपको सबसे पहले फोकस करना है। सबसे पहले जो आपको फोकस करना है उन्हीं सब्जेक्ट को फोकस करना है जो आपके हाई वेटेज के सब्जेक्ट है। और ये जो सब्जेक्ट है कहीं ना कहीं आपके एमपीपीएससी ए के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके गेट एग्जाम के लिए, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के लिए भी कॉमन है। जैसे आप देख सकते हैं सॉइल मैकेनिक्स, थोड़ा सा मैं इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको गेट के माध्यम से भी बताता हूं कि गेट में इसकी वेटेज कितनी रहती है। क्लियर है? सॉइल मैकेनिक्स यहाँ पे 15% है, तो यहाँ पे जो गेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टोटल 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से टोटल 13 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गेट में। डब्ल्यूआरई से जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तैयारी आपको इस तरह से करनी है कि आपका एमपीपीएससी ए भी क्लियर हो, आपका गेट भी अच्छे से क्लियर हो और इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का भी प्री आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? उसी तरह से आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग देख सकते हैं, तो यहाँ भी अच्छी खासी वेटेज है। और अगर मैं बात करता हूँ आपके गेट एग्जाम में तो 8 से 10 मार्क्स का वहां पे भी पूछा जाता है। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में आप मान सकते हैं कि 100 की जो वेटेज रहती है वो आपके पास गेट एग्जाम में वो 5 से 6 मार्क्स की रहती है, स्ट्रक्चर्स की आपके पास 2 से 3 मार्क्स की रहती है। क्लियर है? तो ऐसा नहीं कि आप इनको नहीं पढ़ सकते। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स की अगर गेट में हम वेटेज देखते हैं तो 2 से 3 रहती है, प्लास्टिक एनालिसिस से 1 से 2। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि पढ़ना नहीं है। अगर आप अच्छे से स्टडी करोगे, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक जाओगे, चाहे आपका एमपीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे गेट एग्जाम हो, चाहे इंजीनियरिंग सिविल सर्विस एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम के लिए देखिएगा बुक तो वही है, सिर्फ आप पढ़ते कैसे हो। क्या आपके कंटेंट में इतना दम है कि आप अगर एमपीपीएससी ए की तैयारी कर रहे हो तो क्या आपका गेट का क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है, क्या इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है? जी हाँ, अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोर्स के साथ ऐसा मॉड्यूल तैयार किया है एमपीपीएससी ए के लिए कि वहाँ पे आपके लिए गेट के क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर के एसएससी जेई के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की बात करता हूँ तो 94 से लेकर 2023 तक जितने क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। उसी तरह से एसएससी जेईई के 2004 से 2023 तक जितने क्वेश्चन आए हैं उनको हमने आपको अच्छे से सॉल्व करवाया है। आपको ये सब वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सर प्रैक्टिस और ज्यादा करनी है तो उसके लिए हमने गेट का पीवाई को सॉल्व करवाया है 92 से लेकर 2000 आपका 23 तक। क्लियर है? तो ये आप देख सकते हैं, मैंने वेटेज के बारे में आपको बता रहा हूं ताकि आप पढ़े। देखिएगा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल और सीपीएम पट है वो गेट में उतना ज्यादा वेटेज नहीं है, हालांकि मटेरियल से 1 या 2 क्वेश्चन, सीपीएम पट से 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आरसीसी से हाँ मैं मानता हूं कि आरसीसी से 4 मार्क्स तो पक्के हैं, क्योंकि कॉमन डाटा दिया जाता है, उस कॉमन डाटा के आधार पर आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, यानी कि एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है और डिजाइन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया और आपका सर्वेइंग हो गया। तो अगर आपने, जैसे मैंने आपको बताया है कि जिसकी मार्क्स परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, अगर आपने उसी सब्जेक्ट्स को पहले कवर करना शुरू किया तो डेफिनेटली आपको काफी हेल्प मिलेगा, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन जारी होता है तब तक जितने भी ये हाई वेटेज सब्जेक्ट है इनको उड़ा दीजिएगा। कितने हैं जरा हाई वेटेज सब्जेक्ट? तो हाई वेटेज सब्जेक्ट मैं उन्हीं को मान रहा हूं पहले जिनकी वेटेज 10 से ऊपर की है। तो 10 से ऊपर की वेटेज वाले एक सब्जेक्ट ये हो गया आपके पास, ट्रांसपोर्टेशन हो गया है, इसको उड़ा दिया आपने। दूसरा आपके पास हो गया है डब्ल्यूआरई उड़ा दिया आपने। तीसरा आपने सर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग उड़ा दिया और चौथा आपने सॉइल मैकेनिक्स उड़ा दिया। मैं 5 या 6 उड़ाता हूं। ठीक है, एक आप कौन सा उड़ा दीजिएगा यहां से, एक सर आप यहां से इसको रहने दीजिएगा, अभी यहां से उड़ा दीजिएगा। आप या सीपीएम वाला उड़ा दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और सीपीएम पर उड़ा दीजिएगा। आप यहां से फ्लूइड मैकेनिक्स उड़ा दीजिएगा। अगर आपने इन 6 सब्जेक्ट को उड़ा दिया नोटिफिकेशन आने से पहले तो आपका 80% पार्ट्स कंप्लीट हो जाता है। 80 नहीं तो 70% आपका कंप्लीट हो जाता है। और 70% में आप इस तरह से तैयारी कीजिएगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर एग्जामिनर पूछता है तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा जो चीज नहीं पूछी जाएगी वो आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए कॉमन है।
बट जो हमारा कंटेंट है, अगर आप उस कंटेंट को पूरा फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 95% क्वेश्चंस हमारे कंटेंट से ही होंगे। अगर मैं प्रीवियस पेपर्स की बात करता हूँ, 2022 में जो पेपर्स कंडक्ट करवाया गया था, जो 23 में हुआ था आपका, उसमें जितना भी कंटेंट्स हमने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो हमारे कंटेंट से बाहर आया था। तो आपके लिए यही अप्रोच है कि जो भी मेजर सब्जेक्ट है आप इन पे आप मास्टरी कीजिएगा। मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो माइनर पे आइएगा। क्लियर है? क्योंकि अभी टाइम है, नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, हो सकता है नोटिफिकेशन जनवरी के एंड तक हो या फरवरी के स्टार्टिंग में आपको मिल सकता है डियर। क्लियर है? ये तो मैंने आज बात की थी आपकी टेक्निकल के एनालिसिस की। मैं नॉन टेक्निकल का एनालिसिस भी करवाऊंगा और टेक्निकल का आपको टॉपिक वाइज एनालिसिस भी करवाऊंगा। अगर आप चाहते हैं सर कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो मुझे नीचे दिए गए मेरे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कीजिएगा या आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को उन सभी लोगों तक शेयर कीजिएगा कि जो भी यहाँ पर एमपीपीएससी ए के न्यू एस्पिरेंट्स है।